हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे DSSP TGT इंग्लिश के PYQ क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेचर वाले पोर्शन के रहने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों की क्लास हो चुकी है इंग्लिश लिटरेचर के PYQ क्वेश्चंस की। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है DSSP TGT इंग्लिश 2024 के नाम से। आप लोग वहां जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है। तो चलिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन हो चुके हैं उन क्वेश्चन से आगे। और इसके साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेज आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो DSSP TGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिल जाए तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद को डाउनलोड करके DSSP TGT इंग्लिश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस केवल 1500 रुपीज़ यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ अभी एक कूपन कोड अवेलेबल है। अगर आप उस कूपन कोड पर क्लिक कर देते हैं तो 500 रुपीज़ रिड्यूस हो जाएंगे। मीन टू से केवल अभी जो कोर्स प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है। आप लोग फटाफट जाइए और जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिससे कि देर ना हो जाए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऑलरेडी ये क्वेश्चन लास्ट की क्लास में हो चुका था, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि फ्रॉम द ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर मैच द गिवन नॉवेल्स विद देयर रेस्पेक्टिव ऑथर्स। हमारे पास नॉवेल्स इस साइड में दिए गए हैं, ठीक है, और इधर इसके राइटर्स दिए गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके DSSP TGT एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ PGT एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो पहले दिया गया है द मॉन्क। द मॉन्क नाम का ये जो नॉवेल है इसको लिखा गया था मैथ्यू जी लेविस के द्वारा। आप लोग नोट करिएगा, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके बाद में है द वांडरर को लिखा गया था फ्रांसिस वर्नी के द्वारा। नेक्स्ट वन हमारे पास है एमा को लिखने वाली है जेन ऑस्टिन। और इसके बाद में हमारा रह गया है द वाइल्ड आयरिश गर्ल, ये लिखा गया था सिडनी ओवेंसन के द्वारा। मीन टू से अगर इन सारे पेयर्स को हम अरेंज करें तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉवेल द मॉन्क के बारे में। ये क्या है? एक गॉथिक नॉवेल है, इसको मैथ्यू ग्रेगोरी लेविस के द्वारा लिखा गया था और ये पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1796 में, ठीक है। इसकी जो स्टोरी का वायलेंस है और जो सेक्सुअल कंटेंट है, इसके कारण ये बेस्ट सेलिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर नोवेल बन गया था उस समय का। नेक्स्ट वन हमारे पास है अगला द वांडरर, जिसको हम फीमेल डिफिकल्टीज के टाइटल के थ्रू भी जानते हैं। ये क्या है? ये फ्रांसिस वर्नी का लास्ट नोवेल, आपको याद रखना है। ये पब्लिश किया गया था मार्च 1814 में, यानी 1814 में। इसके द्वारा लॉन्गमैन, हर्स्ट, रीस, ओरमे एंड ब्राउन। दिस हिस्टोरिकल नोवेल विद द गॉथिक ओवरटून। इसकी जो ओवरटून है वो कैसी है? गॉथिक है। इसको सेट किया गया 1790 के डेकेड में। कि अगर सेटिंग टाइम पूछा जाए तो 1790 का डेकेड यानी 1790 के बाद की स्टोरी है। टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस वुमन। ये एक महिला की कहानी सुनाता है, यानी इसमें एक महिला का डिस्क्रिप्शन है जो अपने आप को यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए भरपूर कोशिशें करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला जो नॉवेल है हमारे पास एमा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जेन ऑस्टिन का बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है, जिसको लगभग इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट ने पढ़ा ही होगा। तो इट इज सेट इन द फिक्शनल कंट्री विलेज हाईवरी। अगर इसके सेटिंग की बात करी जाए तो इसका जो सेटिंग पॉइंट है वो क्या है? हाईवरी नाम का एक फिक्शनल कंट्री विलेज है। और इसकी जो सराउंडिंग स्टेट का अगर पूछा जाए तो हर्टफील्ड है इसमें, ठीक है, रेंडल्स और डाउनवेल अवे, एंड इन्वॉल्व द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ फैमिलीज। हम बात करें इसकी, द नोवेल वाज फर्स्ट पब्लिश इन दिसंबर 1815। इसको पहली बार दिसंबर 1815 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइटल पेज है उस पर जो डेट प्रिंटेड है वो 1860 प्रिंटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट नोवेल की बात कर लेते हैं, द वाइल्ड आयरिश गर्ल और नेशनल टेल। ये क्या एक एपिस्टोलरी नोवेल है जिसको आयरिश नोवेलिस्ट सिडनी ओवेंसन के द्वारा लिखा गया था 1806 में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, जिससे कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है 2024 का, उसको आप लोग आसानी से क्रैक कर पाए। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसको हम शॉर्ट में डॉक्टर फॉस्टस के टाइटल के थ्रू जानते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शेक्सपियरियन यानी शेक्सपियर के कॉन्टेम्पररी राइटर हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जिसको हम द मोस्ट फेमस प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जो ब्लैंक वर्स का आइडिया लिया है वो क्रिस्टोफर मार्लो से ही लिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो कौन है? इनको हम किट मार्लो के नाम से भी जानते हैं। He was baptized on 26 February 1564 and died on 30 May 1593। इंग्लिश प्ले राइट हैं, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, पोइट हैं, और किस एज के हैं? एलिजाबेथन इरा के, मतलब 16th सेंचुरी की। बात करें द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इन शॉर्ट, डॉक्टर फॉस्टस, ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी के नाम से आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको टिक कर दीजिएगा। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। बात करें किस पर आधारित है, तो जर्मन स्टोरीज अबाउट द टाइटल कैरेक्टर फॉस्ट। ठीक है, ये कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा, जो फॉस्ट नाम का एक जर्मन कैरेक्टर है उस पर आधारित है। पॉइंट नंबर नोट करें 1, इट वाज प्रोबेबली रिटन अबाउट 1592 और 93। 1592 और 1593 के बीच में इसको लिखा हुआ माना जाता है। द प्ले इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ प्ले है, अलॉन्ग विद प्रोज। 13 सीन है इसमें, लेकिन ये दो वर्जन में आपको अवेलेबल है। ये 1604 वाला जो वर्जन है वो 13 सीन के साथ में है, और 20 सीन वाला जो वर्जन है वो 1616 में आया था। बात करें इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है ना, डॉक्टर फॉस्टस ही इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। एक ब्रिलियंट 16th सेंचुरी स्कॉलर है, जो कहां से है? बिटनबर्ग से। कहां पर? बिटनबर्ग, जर्मनी से। जिसकी एम्बिशन किस चीज के लिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, एम्बिशन फॉर नॉलेज, वेल्थ एंड वर्ल्डली माइट। ठीक है, ये इसकी एम्बिशन है। इट मेक्स हिम विलिंग टू पे द अल्टीमेट प्राइस, और वो अल्टीमेट प्राइस क्या होता है? अपनी आत्मा को, अपनी सोल को बेच देता है। किसको? लूसीफर को। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर सुपर नेचुरल पावर। ठीक है ना, काली शक्तियों के बदले में अपनी आत्मा को बेच देता है। एक कैरेक्टर और है इसमें, मेफिस्टोफेलिस। ये कौन है? एक डेविल फिगर है, जिसको फॉस्टस पहली बार बुलाता है जब वो मैजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। मेफिस्टोफेलिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो मोटिवेट करता है एम्बिगियस वे में डॉक्टर फॉस्टस को कि वो काली शक्तियों को अपना ले, बट समटाइम्स वो ऐसा भी करता है कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो काली शक्तियों को ना अपनाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ टेनर ऑफ मेटाफर। टेनर ऑफ मेटाफर, मेटाफर तो आप लोग जानते ही हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कंपैरिजन किया जाता है जो बिल्कुल अनलाइकली होती है। तो अ टेनर ऑफ मेटाफर क्या है? यहाँ पर दिया गया द सब्जेक्ट ऑफ द मेटाफर। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ मेटाफर। मेटाफर के 2 पार्ट्स होते हैं। I.A. रिचर्डसन ने मेटाफर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा क्या होता है? टेनर, और दूसरा पहला पार्ट होता है टेनर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो कहता है व्हीकल। जिस वर्ड को बोलते हैं कंपेयर्ड किया जाता है, उस वर्ड को बोलते हैं टेनर, और जिस वर्ड के द्वारा उसकी तुलना की जाती है यानी डिस्क्रिप्शन देने के लिए यूज किया जाता है, उस वर्ड को बोलते हैं हम व्हीकल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कहें लाइफ इज अ सर्कस, लाइफ इज अ सर्कस। तो इस ऐसे मेटाफर में यानी कि सेंटेंस में लाइफ जो है क्या है? वो क्या है? टेनर है, और सर्कस जो है जिसके साथ में उसकी तुलना की गई है वो क्या है? वो व्हीकल के तौर पे काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। मेटाफर की डेफिनेशन सभी को पता है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज क्रिएटिव वे टू कंपेयर टू सीमिंगली अनरिलेटेड थिंग्स। यानी दो अनरिलेटेड थिंग्स को कंपेयर किया जाता है यूजिंग अ मेटाफर टू कंपेयर प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन। यानी क्या कहा जा रहा है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मेटाफर का यूज करते हैं। तो ब्रिटिश रिटोरिशियन है, लिटरेरी स्कॉलर है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्डसन। इनको शॉर्ट में हम I.A. रिचर्डसन के नाम से जानते हैं। इनकी एक बुक है द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक। द फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक के 1936 वाले वर्जन में इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसको? मेटाफर को।
कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। रिचर्डसन डिफाइन अ मेटाफर इनटू टू पार्ट्स, पहला द टेनर और दूसरा व्हीकल। टेनर क्या है? टेनर इज द पार्ट ऑफ द मेटाफर दैट इज बीइंग कंपेयर टू द व्हीकल, जिसको व्हीकल के साथ में कंपेयर किया जाता है वो टेनर होता है। और द व्हीकल इज द पार्ट ऑफ द मेटाफर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टेनर, जो टेनर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है उसको हम क्या कहते हैं? व्हीकल कहते हैं। एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया मैंने, लाइफ इज सर्कस, इसमें लाइफ क्या है? टेनर है, और सर्कस क्या है? व्हीकल है। ओके, अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ एनिमल फॉर्म। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एनिमल फॉर्म क्या है? जॉर्ज ऑरवेल का एक बीस्ट फेबल है ये, ठीक है ना। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा हुआ एक बीस्ट फेबल है, तरीके से हम कहें तो सटारिकल एलिगोरिकल नोवेला है ये। ओके, चलिए इसको डिटेल में समझ लीजिएगा। इनका पूरा नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर। 25 जून 1903 में ये पैदा हुए थे एंड 21 जनवरी 1950 को इनकी डेथ हो गई। ही वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक हु रोट अंडर द नेम जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, एनिमल फार्म में द बीस्ट फेबल क्या है? ये एक बीस्ट फेबल है इन द फॉर्म ऑफ अ सटारिकल एलिगोरिकल नोवेला। ठीक है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन इंग्लैंड ऑन 17 अगस्त 1945। 17 अगस्त 1945 को ये पहली बार पब्लिश किया गया था। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल्स हु रिबेल अगेंस्ट देयर ह्यूमन फार्मर, यानी कि इसमें जो कहानी है वो ऐसे एनिमल्स की है जो अपने जो मास्टर यानी कि ह्यूमन मास्टर है, ह्यूमन फार्मर है, उनके खिलाफ एक क्रांति कर देते हैं इस उम्मीद में कि वे एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे जहां पर एनिमल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, फ्री होंगे और हैप्पी होंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ फ्रेंच काफ्कास नोवेल द ट्रायल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंच काफ्का कौन है? ये एक जर्मन नोवेलिस्ट है और द ट्रायल क्या है? इनका एक नोवेल है। तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? जोसेफ के, जोसेफ के, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। फ्रेंच काफ्का born on 3rd July 1883 and died on 3 June 1924. He was a German-speaking Bohemian Jewish novelist and short story writer based on the Prague, who is widely regarded as one of the major figures of 20th century literature. His work fuses element of realism और fantastic, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। बात करेंगे द ट्रायल के बारे में। द ट्रायल इज अ नोवेल रिटन बाय फ्रेंच काफ्का इन 1914 में इस नोवेल को लिखा गया था एंड 1914 टू 1915 में इसको लिखा गया था। पब्लिश किया गया था पोस्ट माउस यानी कि इनकी डेथ के बाद में, कब? 26 अप्रैल 1925 में। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अगला पॉइंट है, बात करें कि ये कहानी किसकी देता है, क्या कहानी है इसमें, तो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ जोसेफ की। जोसेफ की कौन है? एक ऐसा मैन है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, प्रोसिक्यूटेड किया जाता है बहुत दूर इनएक्सेसिबल अथॉरिटी के द्वारा, विद द नेचर ऑफ हिज क्राइम रिवील्ड नेदर टू हिम नॉर टू द रीडर, यानी कि क्या क्राइम है उसका ये उसको भी पता नहीं पड़ता और हमको भी पता नहीं पड़ता। ठीक है, कहानी की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज 38th बर्थडे, ठीक है ना, 38th बर्थडे, जोसेफ के, कौन है ये? द चीफ क्लर्क ऑफ अ बैंक इज अनएक्सपेक्टेडली अरेस्टेड बाय 2 अनआइडेंटिफाइड एजेंट्स फ्रॉम एन अनस्पेसिफाइड एजेंसी फॉर एन अनस्पेसिफाइड क्राइम, यानी कि न तो गिरफ्तार करने वालों का पता है कि कौन है और न उसके क्राइम का पता है कि उसका क्राइम क्या है और न उन एजेंट्स का पता है कि वो एजेंट कौन है। कि ये कहानी है इसमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लिटरेरी जेनर। सभी लोगों को पता है मैजिकल रियलिज्म क्या है, ये एक लिटरेरी जेनर है, साइंस फिक्शन भी लिटरेरी जेनर है। रेस्टोरेशन पीरियड इज नॉट अ लिटरेरी जेनर, इट इज अ लिटरेरी एज, ठीक है ना। 1668 से 1700 तक हमारा रेस्टोरेशन पीरियड है जो कि चार्ल्स सेकंड के इनॉग्रेशन के साथ में स्टार्ट हो जाता है। डिटेक्टिव फिक्शन भी क्या है? लिटरेरी जेनर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है, दिस इज द राइट आंसर, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ लिटरेरी जेनर। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मैजिक रियलिज्म के बारे में आप लोगों को पता है, मैजिक रियलिज्म या फिर मैजिकल रियलिज्म मतलब एक ऐसी स्टाइल जिसमें फैंटेसी और रियलिज्म दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन। ये क्या एक ऐसा जॉनर है, मतलब साइंस फिक्शन एक इस तरीके का जॉनर है जिसमें
typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universe, and extra terrestrial life. It is related to fantasy, horror, and superhero fiction and contains many subgenre. मतलब ये ऐसी कहानी है जो आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी ना, उसमें जो साइंस फिक्शन दिखाया जाता है वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट वन है द रेस्टोरेशन पीरियड, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये कोई लिटरेरी जर्नल नहीं है, ये क्या है, एक लिटरेरी एज है। इन इंग्लैंड द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन विद द रीस्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स सेकंड, ठीक है ना, एंड स्पेन 20 ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी, मीन टू से 1660 से लेकर 1688 तक, सम हाउ पॉसिबिलिटी 1670 तक, सॉरी 1700 तक आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टिव फिक्शन। तो डिटेक्टिव फिक्शन क्या है, एक सब जेनर है क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन का। ये जितने भी पॉइंट है आप लोगों को याद रख लेने हैं। इन विच एन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि जो जासूस होता है वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिव होता है, चाहे वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो रिटायर भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेट क्राइम ऑफ एन मर्डर, एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है, दैट इज अ डिटेक्टिव फिक्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रिगार्डेड एज अ पायनियर ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, दिस ऑथर वाज बोर्न इन आयरलैंड। एक ऑथर के बारे में बात हो रही है जो आयरलैंड में पैदा हुआ है और मॉडर्निस्ट लिटरेचर का पायनियर राइटर है। इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल विच शेयर्स द सेम नेम विद द ग्रीक हीरो ओडिसस, यानी कि ग्रीक हीरो है ओडिसस, उसके नेम के साथ में उसकी कुछ कहानियां हैं, ये पूछा गया है। तो वो राइटर कौन है, वो है हमारे जेम्स जॉयस। और ये किस कहानी की बात हो रही है, इनका एक नॉवेल है जिसका नाम है यूलिसिस, 1922 में पब्लिश किया गया, बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न नॉवेल है यूलिसिस, जिसमें ओडिसस की जो कहानियां हैं वो रिटेल की जाती हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। जेम्स ऑगस्टाइन लुशियस जॉयस, born on 2nd February 1882 and died on 30 January 1941. Okay, he was an Irish novelist, poet, and literary critic. He contributed to the modernist avant-garde movement and is regarded as one of the most influential and important writer of the 20th century. बात करते हैं उनका फेमस नोवेल है जिसका टाइटल है यूलिसिस, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक हीरो ओडिसस। Ulysses is considered a landmark work of modernist literature known for its innovative use of language, stream of consciousness, ठीक है, नरेशन एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, तो वो नोवेल कौन सा है, यूलिसिस, जिसमें इसकी जो कहानियां हैं ओडिसस की वो रिटेल की जाती हैं। चलिए यूलिसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नोवेल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉयस। पार्ट ऑफ इट वर फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन द अमेरिकन जर्नल, जिसका टाइटल है द लिटिल रिव्यू, from March 1980 to December 1920, and the entire work was published in Paris. पूरा वर्क जो पब्लिश हुआ था वो पेरिस में हुआ था, सिल्विया बीच में, 2 फरवरी 1922 को, ठीक है, जब जॉयस जेम्स जॉयस का 48th बर्थडे था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है एमरोटी, ये क्या चीज है, तो सभी को पता है, इट इज द सीरीज ऑफ सोनेट। क्लियर, बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। तो एडमंड स्पेंसर के बारे में समझ लीजिए पहले तो। एडमंड स्पेंसर वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन। इनकी एक पोइम है फेरी क्वीन, उसके लिए जाना जाता है। फेरी क्वीन क्या है, एन एपिक पोइम एंड अ फंटास्टिकल एलोगोरिकल सेलिब्रेटिंग द ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। एडमंड स्पेंसर फेमस कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एमोरोटी द सीरीज ऑफ लव सोनेट्स, जिनको डेडिकेट किया है एलिजाबेथ बॉयले, जो कौन थी, इनकी फ्यूचर वाइफ थी, द लेडी ऑफ हिज ड्रीम्स whom he pursued and eventually married in 1594। 1594 में इनकी शादी हो जाती है एलिजाबेथ बॉयले के साथ में, और 1595 में इसको पब्लिश कर दिया जाता है। एमरोटी वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1595 इन लंदन बाय विलियम पॉन्सोनबी। आपको ये नेम याद रखना है, डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस के जो पॉइंट है उनको लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विक्टोरियन इरा लिटरेचर। अभी ये क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें जो लिटरेरी एजेस हैं, लिटरेरी एजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमने लिटरेरी एजेस नहीं पढ़ी होती हैं, उस लिटरेरी एज में किस तरीके का सोशल एडवांटेज था, सोशल स्टेटस था, ठीक है, लोग उसको समझ नहीं पाते।
तो हमें क्या करना है, लिटरेरी एजेस को थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विक्टोरियन एरा लिटरेचर, जहां पर दिया है यूटिलिटेरियनिज्म, तो ये हमारा विक्टोरियन एज का है। इंडस्ट्रियल, ये विक्टोरियन एज का है। बिल्डिंग्स रोमन, ये आपका विक्टोरियन एरा का। बट जहां पर दिया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ये जो जर्नल है ये आपका मॉडर्न लिटरेचर को यानी कि 20वीं सेंचुरी को डिनोट करता है। जैसे कि जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, ये कुछ राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग में आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी की सारी चीज मैंने डिटेल में लिख दी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नरेटिव टेक्निक इज यूज्ड बाय सलमान रश्दी इन मिडनाइट चिल्ड्रन। तो मिडनाइट चिल्ड्रन में इन्होंने जो टेक्निक यूज की है, समहाउ थोड़ी बहुत स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस देखने की मिलती है, बट ज्यादातर जो इनकी जो मेन टेक्निक है वो क्या है, मैजिकल रियलिज्म, यानी कि फैंटेसी और रियलिटी दोनों को ब्लेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं सर अहमद सलमान रश्दी के बारे में, यानी कि सलमान रश्दी के बारे में। ही वाज बोर्न ऑन 90 जून 1947 को, इज एन इंडियन बोर्न ब्रिटिश अमेरिकन नोवेलिस्ट। हिज वर्क ऑफन कॉम्बाइंस मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल फिक्शन एंड primarily deal with the connection, disruption and migration between eastern and western civilization typically set on the Indian subcontinent। ये जितने पॉइंट हैं ये सभी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रख लेने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिया और छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारे पास मिडनाइट चिल्ड्रन, यानी जो इनका जो नोवेल है उसके बारे में बात हो रही है। इट वाज पब्लिश्ड 1981 बाय ब्रिटिश राइटर सलमान रश्दी। इसको पब्लिश किसके द्वारा कराया गया था, जोनाथन केप के द्वारा। कवर डिजाइन बाय बिल बॉटन, बिल बॉटन ने इसकी कवर डिजाइन की थी। ओके, अबाउट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इसमें मैजिकल रियलिज्म नाम का जो टेक्निक है वो यूज किया गया है। तो ये क्या है, ये फैंटेसी और जो रियलिटी है उसको ब्लेंड करने वाला टेक्निक होता है। इसमें सलमान रश्दी ने इस तरीके की कन्वर्सेशन यानी कि इस तरीके का नरेशन किया जिसमें जो बच्चे हैं वो मिडनाइट को पैदा होते हैं इंडिपेंडेंस के दिन, जो कि एक बहुत ही रेयर एक मैजिकल थिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच मीटर इज यूज इन द ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स में कौन सा मीटर यूज होता है, बेसिकली आइम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है। आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, मैंने ये पिछली जो क्लास 1 थी यानी कि जो पेपर 1 कराया था मैंने DSSP का प्रीवियस ईयर, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में बता दी, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ब्लैंक वर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लैंक वर्स में पोइट्री रिटन इन रेगुलर मीटर। ब्लैंक वर्स में जो मीटर होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है ना, आइम्बिक होता है, आइम्बिक मीटर होता है, बट अनराइम लाइन्स, लेकिन लाइनों में कोई राइमिंग नहीं होती है। बात करें क्रिस्टोफर मार्लो की, तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज द फर्स्ट इंग्लिश ऑथर टू अचीव क्रिटिकल फेम फॉर हिज यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। ठीक है, कुछ मेजर अचीवमेंट है जो इंग्लिश में ब्लैंक वर्स के माध्यम से और राइटर्स ने किए थे, जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो से ही ब्लैंक वर्स के बारे में सीखा था। हु रोट मच ऑफ द कंटेंट ऑफ हिज प्ले इन अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। एंड जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, वो भी ब्लैंक वर्स में ही लिखा है। इसके बाद में बात करें रोमांटिक इंग्लिश पोइट जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, पर्सिस बिशे शेली, जॉन कीट्स, इन सभी राइटर्स ने भी ब्लैंक वर्स में काफी यूज किया है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन बिकम अ पार्टिकुलर डिवोटेड टू ब्लैंक वर्स। हम बात कर रहे हैं किसकी, विक्टोरियन एज का राइटर है कौन, अल्फ्रेड टेनिसन। इसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपकी पूछ ली जाती है कि विक्टोरियन एज का कौन सा राइटर है जो ब्लैंक वर्स में लिखा करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है, जैसे कि उनकी पोएम है यूलिसिस, ओके, और द प्रिंसेस, इनमें सभी में उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया। इसके बाद में कुछ अमेरिकन पोइट हैं जैसे कि हार्ट ग्रेन है, ठीक है ना, और वेलिस स्टीवंस है, इन्होंने भी ब्लैंक वर्स का खूब जोर शोर से यूज किया है, जबकि लोग फ्री वर्स का यूज कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाट इज द जेनर ऑफ H.G. वेल्स द इंडिविजुअल मैन। तो इंडिविजुअल मैन टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति अदृश्य हो गया है। जब अदृश्य हो गया तो वो कैसा होगा, साइंस फिक्शन होगा, ठीक है ना। हालांकि मैजिकल रियलिज्म हो सकता है, बट साइंस फिक्शन जॉनर इसका आपको याद रखना है। बात करते हैं इसके बारे में, तो हर्बर्ट जॉर्ज कौन है। He was born on 21 सितंबर 1866 एंड डेड ऑन 13 अगस्त 1946। ये कौन है, इंग्लिश राइटर हैं।
prolific in many genres. He wrote more than 50 novels and dozens of stories. His non-fiction output include works as social commentary. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी है. सोशल कमेंट्री है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉपुलर साइंस है, सटायर है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी है. His science fiction novels are so well regarded that he has been called father of science fiction. ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है. इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वन, द इंडिविजुअल मैन, जो ये साइंस फिक्शन नॉवेल है एच.जी. वेल्स के द्वारा, इसके बारे में बात करते हैं. इट वाज सीरियलाइज्ड इन पार्सन्स वीकली, ठीक है ना, पार्सन्स वीकली इन 1897 में सीरियलाइज किया गया था और इसी साल इसको पब्लिश किया गया था द नोवेल. द इंडिविजुअल मैन टू हुम द टाइटल रेफर्स, यानी अगर बात ये की जाए कि द इंडिविजुअल मैन में जो इंडिविजुअल मैन है वो कौन है, तो इंडिविजुअल मैन कौन है, वो है ग्रिफिन. ठीक है, एक साइंटिस्ट है who has been devoted himself to research into optics and invent a way to change a body refractive index to that of air so that it neither absorb nor reflect light. यानी न तो इसमें लाइट पास हो, यानी न तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे न ऑब्जर्व करे और वो गायब हो जाए. तो ही कैरीज आउट दिस प्रोसीजर ऑन हिमसेल्फ, और ये प्रोसीजर वो अपने ऊपर कर लेता है और बाद में गायब हो जाता है. ठीक है. ग्रिफिन इज अ मिस्टीरियस मैन, समटाइम रेफर इन द नोवेल एज द स्ट्रेंजर. इस नोवेल में उसको स्ट्रेंजर के नाम से भी आप लोग देख लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रिलेटेड विद द थिएटर. तो हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलता है नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र क्या है, नाटकों से यानी कि ड्रामा से संबंधित है, याद रखिएगा. थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में. तो ये क्या है, टेक्स्ट विच ट्राई टू डिपिक्ट द माइंड ऑफ परफॉर्मर्स ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रामा. नाट्य शास्त्र डिटेल्ड ट्रीटीज एंड हैंडबुक ऑन ड्रामेटिक आर्ट that deals with the aspect of classical Sanskrit theatre is believed to have been written by mythic Brahman sage priest भरत, यानी कि जो भरत मुनि थे उनके द्वारा हमारा जो नाट्य शास्त्र उसको लिखा गया है. नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है 31, आफ्रा बेन बिलोंग टू विच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. यानी आफ्रा बेन इंग्लिश लिटरेचर के कौन से पीरियड से संबंधित है, तो वो संबंधित आपकी रेस्टोरेशन पीरियड से. आफ्रा बेन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा. आफ्रा बेन बैप्टाइज की गई थी 14 दिसंबर 1640 को एंड डेड ऑन 16 अप्रैल 1689 को. इंग्लिश प्ले राइट है, पोइट है, प्रोज राइटर और ट्रांसलेटर है फ्रॉम द रेस्टोरेशन एरा. रेस्टोरेशन एरा क्या है, 1668 टू 1700. एज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमन टू अर्न हर लिविंग बाय हर राइटिंग, शी ब्रोक कल्चरल वेरीज एंड सब एज द लिटरेरी रोल मॉडल फॉर द लेटर जनरेशन ऑफ वुमन ऑथर. मतलब ये कौन है, ये पहली महिला है जिन्होंने प्रोफेशनली राइटिंग करना शुरू किया था इंग्लिश में. बाय द फर्स्ट प्रोफेशनल इंग्लिश वुमन राइटर. ठीक है, ये आपको याद रखना. पहली नोवेलिस्ट के तौर पे भी इन्हीं को जाना जाता है. तो वेन रोड अंडर द पेस्टोरल स्यूडोनेम, इनका जो पेस्टोरल स्यूडोनेम है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया. आपको याद रखना ऑस्ट्रिया. इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क हैं जो आपको नोट कर लेने हैं. सबसे पहले बात करेंगे द फोर्स्ड मैरिज, इसका दूसरा टाइटल है द जीलस ब्राइडग्रूम इज अ प्ले. ये क्या है, एक प्ले है आफ्रा बेन का, स्टेज बाय द ड्यूक्स कंपनी. समय पर जो ड्यूक था, ड्यूक कंपनी के द्वारा इसको स्टेज किया गया था 20 सितंबर 1670 में. कहां पर, लिंकन्स इन फील्ड लंदन में. ओके, ये है क्या है, दिस सेक्स ट्रेजिक कॉमेडी. ठीक है ना, दिस सेक्स ट्रेजिक कॉमेडी रैन फॉर 6 नाइट. ये 6 नाइट तक चला. विच ग्रांटेड आफ्रा बेन हाउस प्रॉफिट, बहुत अच्छी इनको प्रॉफिट हुई और वो द 3rd and 6th नाइट. इट कंसिडर्ड हर फर्स्ट स्टेज प्ले, ये इनका पहला स्टेज प्ले है. ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है हमारे पास आफ्रा बेन के कुछ पॉपुलर फिक्शन यानी कि नॉवेल्स के बारे में या प्रोज वर्क्स के बारे में. पहला है हमारे पास द फेयर जिल्ट या फिर द ऑमर्स ऑफ प्रिंस ट्रुकिन एंड मिरेंडा. ये क्या है, एक शॉर्ट नोवेला है आफ्रा बेन के द्वारा जिसको 1688 में पब्लिश किया गया था. नेक्स्ट वन है हमारे पास ओरोंको यानी कि द रॉयल स्लेव. ये क्या है, एक प्रोज वर्क है फिक्शन में, यानी हम इसको एक नोवेल, इनका पहला नोवेल कंसीडर कर सकते हैं. आफ्रा बेन का 1688 में पब्लिश किया गया था. विलियम कैनिंग और रीयूज्ड विद 2 अदर फिक्शन लेटर दैट ईयर. इट वाज आल्सो अडॉप्टेड इनटू अ प्ले. नेक्स्ट है हमारे पास द हिस्ट्री ऑफ द नन, या फिर बोल सकते हैं द फियर वो ब्रिक.
ये क्या है, ये भी एक नोवेला है, इसको पब्लिश किया गया था 1689 में। इट इज अ पीस ऑफ एमेट्री फिक्शन। एमेट्री फिक्शन क्या है, एक ब्रिटिश फिक्शन का ही एक फॉर्मेट है, या ब्रिटिश फिक्शन हम इसको बोल सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिटिश न्यू जॉनर। ये जो रोमांटिक नोवेल लिखे गए थे, एक रोमांस टाइप का जो नोवेल होता है उसका एक प्रीडिसेसर आप उसको बोल सकते हैं। यानी कि जो रोमांटिक नोवेल होते हैं उनकी जो थीम है वो आपको इन नोवेल्स में देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द नोवेल अर्थ। एक नोवेल है अर्थ, जिसको लिखा गया है दीपा मेहता के द्वारा। द नोवेल अर्थ बाय दीपा मेहता वाज एन एडॉप्टेशन ऑफ विच नोवेल रिटन बाय बप्सी सिदाबा। अच्छा क्वेश्चन ये है, मूवी की बात हो रही है कि एक मूवी है जिस मूवी का टाइटल है अर्थ, जिसको प्रोड्यूस किया गया दीपा मेहता के द्वारा। और दीपा मेहता ने क्या किया, एडॉप्ट किया है उसमें से एक नोवेल, यानी उसमें किसी नोवेल को, और नोवेल लिखा गया किसके द्वारा, बप्सी सिदवा के द्वारा। तो वो नोवेल कौन सा है, तो वो नोवेल कौन सा है, आइस कैंडी मैन, ठीक है ना, आइस कैंडी मैन है जो बप्सी सिदावा के द्वारा लिखा गया है। और अर्थ नाम की जो मूवी है दीपा मेहता की, उसमें इसको एडॉप्ट किया है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बप्सी सिदावा के बारे में बात कर लेते हैं। बप्सी सिदावा कौन है, ही वॉज बॉर्न ऑन 11 अगस्त 1938 को, पाकिस्तानी नोवेलिस्ट है, गुजराती पारसी जोरोस्ट्रियन डिसेंट की। इन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया है और अभी ये यूएस में रहते हैं, ठीक है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर कोलैबोरेटेड वर्क विद इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर, यानी इनके जो वर्क है ज्यादातर कोलैबोरेटिव है किसके साथ में, दीपा मेहता के साथ में। दीपा मेहता कौन है, इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर है। तो सिदवा रोट बोथ द 90s, सिदवा ने 2 नोवेल लिखे। 1991 का नोवेल है आइस कैंडी मैन, ठीक है। आइस कैंडी मैन को दीपा मेहता ने अडॉप्ट किया अपनी 1998 फिल्म द अर्थ में, नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में 2006 में सिदवा ने नोवेल लिखा वाटर। तो वाटर नाम का जो नोवेल है इन्होंने दीपा मेहता ने अडॉप्ट किया 2005 की इनकी फिल्म है वाटर। इसमें ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। अब देखिए बायोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन DSSC में पिक किए गए हैं। तो जब आपको लिटरेचर पढ़ना है तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि घुसते ही चले जाओ उसमें, पूरा टाइम आप एक ही राइटर को दे दो। ऊपर से क्वेश्चन आपके आराम से आ जाते हैं, बट क्योंकि बहुत बाइट तरीके से आपको पढ़ना है डिटेल में, तो बस यही दिक्कत दे जाता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग इंडिया। अब देखिए क्रैकिंग इंडिया करके अगर कोई नोवेल आ जाए तो नो डाउट आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आइस कैंडी मैन ही वही है जिसको इन्होंने फिल्म में अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो क्रैकिंग इंडिया इसको यूएस में पब्लिश किया 1991 में, इंडिया में 1992 में। ओरिजिनली पब्लिश हुआ था ये आइस कैंडी की टाइटल के थ्रू 1988 में इंग्लैंड में। द नोवेल बाय ऑथर बप्सी सिदवा, इट्स सेटिंग इज इन लाहौर। इसकी सेटिंग क्या है, लाहौर में। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1943 से 1948। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि इसकी सेटिंग, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिस नोवेल इज अ जनरली रेफर टू एज अ स्टोरी अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत विभाजन जो हुआ था 1947 में, ठीक है ना, उसी के बारे में बात हो रही है। आगे बात करते हैं, द प्लॉट इन्वॉल्व्स लेनी। इसमें एक प्रोटैगनिस्ट यानी कि लड़की है 4 years ओल्ड, पारसी गर्ल है ये, हु रिकाउंट्स हर चाइल्डहुड मेमोरीज। ध्यान दीजिएगा ये किस पर्सपेक्टिव से, यानी कि इसमें नरेशन होता है। द प्लॉट इन्वॉल्व्स लेनी, यानी एक लड़की है जो 4 साल की है, पारसी गर्ल है, जो अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उसको रिकाउंट कर रही है। सी इज स्ट्रक बाई पोलियो इन हर इन्फेंसी, कि जब वो बचपन में पोलियो से ग्रसित हो गई थी, तो लेनी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद हर आया, उसकी आया है जिसका नाम क्या है, शांता, जो कि 18 years ओल्ड हिंदू गर्ल है अमृतसर से। तो इनका जो रिलेशनशिप है यही मेन नरेटिव है, क्योंकि लेनी ज्यादातर अपना जो टाइम है अपनी आया और शांता के साथ में ही बिताती है, जहां पर वो बाकी के जितने भी जो चीजें हैं वो सीखती है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच गेम वाज यूज्ड एज अ मेटाफर बाय लुइस कैरोल इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। थ्रू द लुकिंग ग्लास में जो लुइस कैरोल ने मेटाफर यूज किया है वो है चेस, द गेम ऑफ चेस एज अ मेटाफर ऑफ फेट, यानी कि भाग्य के लिए यूज किया है। और किसके भाग्य के लिए यूज किया है, तो एलिस नाम की जो लड़की है, एलिस नाम का जो इसमें कैरेक्टर है उसके लिए एज अ मेटाफर ऑफ फेट यूज किया गया है, ठीक है, नोट कर लेना। तो थ्रो द लुकिंग ग्लास
एंड व्हाट एलिस फाउंड देयर, ये पूरा टाइटल है, ठीक है, जिसको एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास के टाइटल के थ्रू भी जानते हैं या फिर थ्रू द लुकिंग ग्लास के टाइटल के थ्रू भी जानते हैं। एक नोवेल है जिसको 27 दिसंबर 1871 में पब्लिश किया गया था, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग पेज है उस पर 1872 आपको देखने के लिए मिलता है। लेविस कैरोल के द्वारा इसको लिखा गया है। तो थ्रू द लुकिंग ग्लास क्या है, एक फ्रेज है। वैसे तो ये टाइटल जो है एक फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब है यानी कि वन पर्सन हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू अ स्ट्रेंज और बिजार वर्ल्ड, यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, मतलब अपने आप का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाना, ठीक है ना, वर्ल्ड। तो थ्रू द लुकिंग ग्लास चीज इज यूज एज अ मेटाफोर, बात हो रही है किसकी, ये जो फ्रेज है दिस इज यूज एज अ मेटाफोर बाई लेविस कैरोल एज अ मेटाफोर फॉर फेट, ठीक है, यहां पर चीज वगैरह कुछ नहीं है, याद रखना इट इज, आप कर लीजिएगा इट इज, यानी कि थ्रू द लुकिंग ग्लास जो है इज यूज एज अ मेटाफोर फॉर फेट, किसके लिए, एलिस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रीड द गिवन लाइंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑथर। बात हो रही है द एरो ऑफ गॉड की। अब एरो ऑफ गॉड ये जो है एक नाइजेरियन नोवेलिस्ट है, उनके द्वारा लिखा गया है। वो नाइजेरियन नोवेलिस्ट कौन है, चिनुआ एकेब, नोट कर लेना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा। एरो ऑफ गॉड जो है वो 1964 में पब्लिश किया गया था। ये थर्ड नोवेल है चिनुआ एकेब का। अलॉन्ग विद थिंग्स फॉल अपार्ट एंड नो लॉन्गर एट ईस्ट, ये क्या है, एक पार्ट है द अफ्रीकन ट्रायलॉजी का। शेयर सिमिलर सेटिंग एंड थीम्स, इसकी जो थीम है वो सेम एक ही है एरो ऑफ गॉड की, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईस्ट की, तीनों की जो थीम और सेटिंग है वो एक सी है। बात करें इस नोवेल के बारे में, एरो ऑफ गॉड की, द नोवेल सेंटर्स ऑन एजुलू, एक कैरेक्टर है द चीफ प्रीस्ट ऑफ सेवरल, ठीक है ना, इग्बो विलेजेस में, जो कि कहां पर है, कॉलोनियल नाइजीरिया में, जो कॉलोनियल पावर्स को ले लेता है और क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में 1920 में स्थापित होता है। द नोवेल्स वाज पब्लिश एज पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल हैनीमन अफ्रीकन राइटर सीरीज। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एरो ऑफ गॉड नाम की जो फ्रेज है, जो कि टाइटल है नॉवेल का, उसके बारे में। तो ये जो फ्रेज है इसको डाउन किया गया इग्बो प्रोवर्ब से, जहां पर इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो कभी कभी किसी इवेंट पर यह बोला जाता है कि वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो ऑफ गॉड वन द फर्स्ट एवर जैक कॉम्पेल या फिर न्यू स्टेटमेंट्स प्राइज फॉर अफ्रीकन राइटिंग। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। इन 2022 में इट वाज इंक्लूडेड ऑन द बिग जुबिली रीड, यानी कि लिस्ट ऑफ 70 बुक्स बाई कॉमनवेल्थ ऑथर्स सिलेक्टेड टू सेलिब्रेट द प्लेनेटम जुबिली ऑफ एलिजाबेथ सेकेंड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सोनेट हैज 14 लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय सिल्विया पथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है हमारा फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई ये पोएम है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको 1920 में पब्लिश किया गया था। तो गाइस आज की क्लास में हम इतना ही कराएंगे, बाकी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।